भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न है तो गांधी इरविन समझौता। महात्मा गांधी और भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली में 5 मार्च 1931 को, दिल्ली में 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, जिस समझौता को गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और यह समझौता दिल्ली में हुआ था, जिस वजह से इस समझौता को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। और इस समझौता में गांधी जी और इरविन भाग लिए थे। दोनों थोड़ा उम्रदराज थे और दोनों थोड़ा महात्मा प्रवृत्ति के थे। इसी को देखते हुए श्रीमती सरोजिनी नायडू ने इन दोनों के बीच होने वाले गांधी इरविन समझौता को दो महात्माओं के मिलन की भी संज्ञा दी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5 मार्च 1931। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से ये प्रश्न है, तो बताए हुए हैं हम आपको, लिखाए हुए हैं। विजय स्तंभ बनवाया है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रश्न है। देखिए एक होता है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में हमें क्या पढ़ने होते हैं जानते हैं? स्थापत्य कला में हमें विभिन्न शासकों के द्वारा बनाए गए मकबरा, मस्जिद, मंदिर, स्तंभ, ये सबको पढ़ना होता है। तो मध्यकालीन शासकों में राजस्थान के मेवाड़ के एक शासक हुआ करते थे, उनका नाम था राणा कुंभा। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के एक शासक हुआ करते थे राणा कुंभा। उन्होंने ही विजय स्तंभ का निर्माण करवाया और विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। जो विजय स्तंभ है यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया है और यह विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। जो विजय स्तंभ है यह विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राणा कुंभा। अब यहां पर एक हेडिंग मारना है, भारत के स्थापत्य कला। भारत के स्थापत्य कला इतिहास का ये चैप्टर है। हम जो आपको पढ़ाएंगे, फल्ला ने फल्ला मंदिर बनवाया, फल्ला मस्जिद बनवाया, ये सब होगा इसमें, ठीक है। भारत के स्थापत्य कला, भारत के स्थापत्य कला। ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहां अवस्थित है? देखिए आप याद कीजिए, पहला सिटिंग में भी मरुस्थल से प्रश्न पूछे गए थे, दूसरा सिटिंग में भी मरुस्थल से प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब विश्व के मरुस्थल कितना अधिक महत्वपूर्ण है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो विश्व का मरुस्थल हम आपको लिखा चुके हैं, लिखा ना दिए हैं। तो जो ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। कहां है? ऑस्ट्रेलिया में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? देखिए ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी कहा करते थे भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, और बात सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि भारत की अधिकतर आबादी तो गांव में ही रहती है। 68.8%, लगभग 70% आबादी तो गांव में रहती है, 30% आबादी शहर में रहती है। गांव में ज्यादा आबादी रहती है, अगर गांव का विकास हो गया तो देश का विकास हो जाएगा। तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, वे भी, उन पर भी गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव था। आपको जब देश आजाद हुआ, देश में संविधान लागू हुए, तो ग्रामीण स्तर पर लोगों तक कैसे विकास पहुंचाई जाए, कैसे विकास हो ग्रामीण क्षेत्रों का, इसको लेकर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1952 में की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1952 में की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा। तत्पश्चात ही पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने को लेकर जो है सवाल उठने शुरू हो गए कि अगर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाएगा, तत्पश्चात ही भारत में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो पाएगा। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता ही कहीं ना कहीं
पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। बात अगर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की करें तो इसकी शुरुआत वर्ष 1952 से हुई है। देखिए यह जो चैप्टर है, यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न हमें यह बतलाता है कि इंडियन पॉलिटी में एक चैप्टर है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था को हमें निश्चित तौर पर करके जाना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था से बिहार के परीक्षा में प्रश्न आते हैं, निश्चित तौर पर प्रश्न आते हैं, और स्पेशली बिहार एसएससी परीक्षा में प्रश्न आता है। बिहार एसएससी परीक्षा का बड़ी फेवरेट टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था, तो आप हेडिंग मारिएगा पंचायती राज व्यवस्था, वहीं का ये क्वेश्चन है। 1952 उत्तर होगा, पंचायती राज व्यवस्था। देखिए ये तो राजधानी और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो वो तो आपको याद ही होगा। क्या याद न है? याद होना चाहिए, समझ गए। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। कहाँ है? कवारती। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? देखिए आपको जो महत्वपूर्ण संस्थान हम आपको लिखाए हैं उसी में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आ जाएगा। तो ये चैप्टर तो हम आपको लिखा चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं चैप्टर का कितना महत्व है। उस चैप्टर का महत्वपूर्ण शोध संस्थान जो आपको विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल के तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है। केरल के तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है। तो केरल के तिरुवनंतपुरम, त होना चाहिए, म कर दिया है, इसको सही कर लीजिएगा। तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है। अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक को किसने लिखा है? देखिए ये प्रश्न भी हमें क्या बतलाता है? ये प्रश्न भी हमें यह बतलाता है कि पुस्तक लेखक, और ये आधुनिक कालीन साहित्य है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेताओं में लाल बाल पाल का नाम आता है। उसमें जो लाला लाजपत राय है, लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई है। लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई है। इसका तो हम आपको लिखा ही चुके हैं। निकट तारा ग्रह किसे कहा जाता है? देखिए पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र है, और शुक्र को ही निकट तारा ग्रह कहा जाता है। शुक्र को ही निकट तारा ग्रह कहा जाता है। फिर बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है, शनि को काला ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। तो ये जो चैप्टर था, वो जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन हमको क्या बतलाता है? सौरमंडल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नीचे से एक चैप्टर हेडिंग मारिएगा सौरमंडल। सौरमंडल, सौरमंडल। आगे हारमुज, हारमुल नहीं होगा, हारमुज। हारमुज जल संधि जोड़ती है, यानी विश्व की प्रमुख जल संधि से ये प्रश्न है। तो नीचे से एक चैप्टर लिखिएगा, विश्व की प्रमुख जल संधि। विश्व की प्रमुख जल संधि, विश्व की प्रमुख जल संधि, जल संधि। जो हारमुज जल संधि है, हारमुज जल संधि जो है ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। फारस की खाड़ी को ही पार्सियन खाड़ी भी कहा जाता है। और कोई भी जल संधि जो है ना, दो जलीय भाग को आपस में जोड़ता है और दो स्थलीय खंड को अलग करता है। तो हारमुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी, या ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी या पर्सियन खाड़ी से जोड़ता है, और यह ओमान को ईरान से अलग करता, सॉरी ओमान को फारस से अलग करता है। तो आंसर हो जाएगा आपको ओमान की खाड़ी और पर्सियन। दस्ते कबीर बरु स्थल ईरान में है, ईरान में है, ईरान में। आगे भारत में किस स्थान पर हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है? देखिए भारत के कई सारे शहर है जहां पर हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है। मतलब हस्तशिल्प उद्योग अवस्थित है, मतलब हाथ से जो है कपड़ा के ऊपर बुनाई का, कढ़ाई का काम होता है। जैसे वाराणसी हो गया, भागलपुर हो गया, विरुधुनगर हो गया, इन सभी स्थानों पर जो है भारत में हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है। तो
तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो आंसर हो जाएगा विरुधुनगर। विरुधुनगर है मदुरई में, और मदुरई पड़ता है तमिलनाडु में। मदुरई पड़ता है तमिलनाडु में। सरल उपग्रह डिजाइन किया गया था। देखिए सरल उपग्रह जो है महासागरीय संचलन के अध्ययन के लिए या महासागरों के अध्ययन के लिए सरल उपग्रह को डिजाइन किया गया था। इसके बाद किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र सतत और अधिक समावेशी वृद्धि था? तीव्र सतत और अधिक समावेशी विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 इसी का उद्देश्य ये रहा है। तो देखिए पहला सिटिंग में भी पंचवर्षीय योजना से प्रश्न है, दूसरा सिटिंग में भी पंचवर्षीय योजना हम आपको लिखा चुके हैं हमारे ख्याल से। क्या बागुरुम्बा नृत्य कहां किया जाता है? ये प्रश्न स्टैटिक जीके से है, आप कह सकते हैं ये प्रश्न स्टैटिक जीके से है, समझ गए। तो यहां पर हम एक चैप्टर लिख सकते हैं भारत के महत्वपूर्ण नृत्य, राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण नृत्य। भारत के महत्वपूर्ण नृत्य नहीं लिखिए, राज्यों से संबंधित नृत्य, राज्यों से संबंधित नृत्य, राज्यों से संबंधित नृत्य, राज्यों से संबंधित नृत्य, नृत्य। तो ये जो बागुरुम्बा नृत्य है ये आपको असम से है, असम, ठीक है, असम। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? सर्व शिक्षा अभियान का मतलब होता है सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा। और बात अगर सर्व शिक्षा अभियान की जाए तो जो सर्व शिक्षा अभियान है, इस अभियान की शुरुआत देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा वर्ष 2001 ईस्वी से किया गया है। वर्ष 2001 ईस्वी से किया गया है और अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ही 86वां संविधान संशोधन के जरिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का को जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, समझ गए। और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा इसी सर्व शिक्षा अभियान के क्रम में जो है आपको दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा 2001। इसका उत्तर हमारे ख्याल से आंसर में गलत दिया हुआ है, आंसर डी होगा 2001। विकिपीडिया पे जाइएगा तो वो भी 2001 ही देता है। गेल की स्थापना कब हुई थी? गेल का पूर्ण रूप होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जो गेल नामक संस्था है खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का अन्वेषण करना, इस संस्था का काम है। इस संस्था का गठन वर्ष 1984 ईस्वी में हुआ है और इसका मुख्यालय जो है आपको नई दिल्ली में है। तो गेल का गठन हुआ है वर्ष 1984। कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है? कोलेरू झील की अगर हम बात करें तो यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में जो है आपको कोलेरू झील अवस्थित है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, जब आप भारत की नदी पढ़ेंगे ना तो भारत की नदी को पढ़ाते हुए ही हम आपको झील, झरना, जलप्रपात और नदियों के किनारे बसे शहर भी पढ़ाएंगे। तो ये चैप्टर भी हम आपको हेडिंग मरवा दिए हैं, भारत की नदी में ही आप मान के चलिए, वहीं पर जो है आप ये सब चीज पढ़िएगा। तो जो है आपको दिसंबर 2018 में बिहार एसएससी इंटर स्तरीय होने वाले परीक्षा के प्रश्न का विश्लेषण हमने आपके साथ किया और इसके जरिए हमने आपको यह बतलाने का प्रयास किया कि किस किस चैप्टर से जो है आपको प्रश्न पूछे जाते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में। हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो उसका एक पूरा हमने क्वेश्चन विश्लेषण करके बतला दिया कि फलना फलना टॉपिक से जो है आपको प्रश्न पूछा जाता है। अब हम लोग पढ़ना शुरू कल से कर देते हैं, ठीक है। कल से जो है हम लोग अपने सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर देते हैं और जो है आप गौर किए होंगे कि इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था से जो प्रश्न आ रहे हैं, किन किन टॉपिकों से बार बार प्रश्न आ रहे हैं। देखिए इसमें कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक है, कुछ डाटा वाला टॉपिक है। जो कंसेप्चुअल है, जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को समझाते हुए, याद करवाते हुए हम जाएंगे। और जो डाटा वाला है
वे सभी डाटा भी हम आपको धीरे धीरे जो है याद करवाते हुए जाएंगे। और आपके परीक्षा में टोटल 150 क्वेश्चन है। आप मान करके चलिए कि हम आपको 50 क्वेश्चन का तैयारी करवाएंगे, बिट्टू सर 25 से 30 क्वेश्चन का तैयारी करवाएंगे, और मैथ रीजनिंग वाले सर 75 क्वेश्चन का तैयारी करवाएंगे। समझ गए? तो जो है आपको हर सब्जेक्ट को लेकर के चलना है। देखिए, अगर आपको स्वस्थ रहना है, जैसे मान लिया जाए मानव के लिए, मानव के जीवित रहने के लिए वसा भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, खनिज लवण भी चाहिए, पानी भी चाहिए। अगर मान लिया जाए आप सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल नहीं लेते हैं, तो फिर आप स्वस्थ नहीं रह पाइएगा। उसी प्रकार से कंपटीशन है। अगर आप परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो आपके परीक्षा में जिस जिस विषय से प्रश्न पूछा जा रहा है, सभी विषय को लेकर चलना है, सभी विषय को लेकर चलना है। अरे आप अपने जीवन के अनुभव के आधार पर थोड़ा सा आप सोचिए। जैसे मान लिया जाए कि हम पूरा वसा ले लिए, प्रोटीन ले लिए, कार्बोहाइड्रेट ले लिए, खनिज लवण ले लिए, लेकिन पानी हम नहीं पिए। मतलब मान लिया जाए कि हम भर पेट दबा के मुर्गा खा लिए और पानी नहीं पिए, पचेगा? नहीं पचेगा, बीमार पड़ जाइएगा, डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाइएगा। उसी प्रकार से सिर्फ जीएस पढ़ लेने मात्र से ही आपका रिजल्ट नहीं हो जाएगा, या सिर्फ मैथ और रीजनिंग पढ़ लेने मात्र से ही आपका रिजल्ट नहीं हो जाएगा, बल्कि आपको जीएस भी पढ़ना होगा, आपको मैथ भी पढ़ना होगा, आपको रीजनिंग भी पढ़ना होगा, सभी विषय को पढ़ना होगा, और सभी विषय का औसत नॉलेज आपको होना चाहिए। तभी जाकर के जो है आपका फाइनल रिजल्ट हो पाएगा, नहीं तो आपका फाइनल रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सभी विषय को लेकर चलना है, सभी विषय को लेकर चलना है, और प्रयास ये करना है कि एक बार में ही जो है मेहनत करके सफलता हासिल हो जाए। ठीक है? तो अब देखिएगा कि अब यहां पर एक सिलेबस का आइडिया हमने आपको दे दिया, एक सिलेबस का आइडिया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के संदर्भ में हमने आपको दे दिया। अब जो है हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं, पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो इसमें जो है आप गौर कर पा रहे होंगे कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से ज्यादा प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से ज्यादा प्रश्न है। एंशिएंट मेडिवल के तुलना में देखिए, एंशिएंट मेडिवल का प्रश्न बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रश्न अधिक मात्रा में देखने को मिले हैं। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रश्न अधिक मात्रा में देखने को मिले हैं। तो हम लोग जो है शुरुआत करेंगे इतिहास से। हम बोल रहे हैं, अगर आपको आपत्ति होगा तो आप बोल दीजिएगा। हम लोग शुरुआत करेंगे इतिहास से, और इतिहास में भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि प्रश्न वहां से ज्यादा आ रहे हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन को खत्म कर देंगे, फिर जो है इतिहास के अन्य पार्ट को देखेंगे, फिर भूगोल हो गया, फिर राज्य व्यवस्था हो गया। इन सभी चीजों को जो है एक एक करके हम लोग देखेंगे, और हम अपने सब्जेक्ट में प्रयास यह करेंगे कि जो है आपको चार सब्जेक्ट हमको पढ़ाना है, सॉरी 5 सब्जेक्ट हमको पढ़ाना है। बिहार और करंट, बिहार और करंट भी, करंट का मात्रा कम रहता है बिहार एसएससी में, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा। 5 सब्जेक्ट पढ़ाना है, उसमें से एक साथ हम आपको 2 से 3 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, एक साथ 2 से 3 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। समझ गए? यानी हिस्ट्री और पॉलिटी, या हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी 2 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। और जैसे जैसे आपको करवाया जाएगा वैसे वैसे आप करते जाइएगा। और हमको लगता है कि अगर आप सही वे में मेहनत कीजिएगा तो एक बार में आप सफल हो जाइएगा। तो आगे जो है कल से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत करेंगे, और जो है आपको आप
अभी नोट मत लीजिएगा, नोट में थोड़ा बहुत परिवर्तन होते रहता है, हम अभी आगाह कर दे रहे हैं, आप अभी नोट नहीं लीजिएगा। जब तक डेमो चलेगा, जो भी हम पढ़ाएंगे सारा का पीडीएफ आपको संस्थान की तरफ से निःशुल्क दिया जाएगा, समझ गए। तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ाएंगे, तो स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत 1857 के विद्रोह से होती है। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के पहला चैप्टर का जो है पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के पहला चैप्टर का पीडीएफ जो हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, वो पढ़ाएंगे। उसके बाद जैसे डेमो खत्म होगा, उसके बाद हम आपको बता देंगे कि फलना मटेरियल लेना है, और आप काउंटर पे जाके कहिएगा बिहार एसएससी बैच का चाहिए, तो वो आपको दे देगा। हर बैच के स्टडी मटेरियल में थोड़ा बहुत जो है आपको अंतर होता है, समझे। तो ये बात है। और बताइए, आपको कोई आपत्ति है तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन शुरू करें ना, क्या विचार है? क्योंकि ज्यादातर प्रश्न यहीं से आए हैं, इसलिए यहीं से शुरुआत करते हैं क्या। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। अब देखिएगा एक चीज और, यहाँ पर जैसे बैच तो शुरू 3 तारीख से हुआ है, लेकिन जो है पढ़ाना, अभी तो क्वेश्चन डिस्कस किया, पढ़ाना तो कल से शुरू करेंगे, यानी 6 तारीख से। तो अब एक माइनर आएगा कि बिहार एसएससी का बैच 6 तारीख से शुरू हो रहा है, तो उसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, यही बैच है, मतलब इस बैच में सिलेबस की शुरुआत 6 तारीख से हो रही है। कहने का मतलब ये तो अभी एक आइडिया हमने आपको दिया है, एक आइडिया हमने आपको दिया है कि ये चीज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में हमें पढ़ने हैं, समझ गए। एक आइडिया हमने आपको दिया है, पढ़ना प्रारंभ जो है हम लोग कल से करेंगे। मैथ वाले सर आ गए हैं? आ गए हैं तो भेज दीजिए। साइंस बिट्टू सर पढ़ाएंगे, साइंस बिट्टू सर पढ़ाएंगे, और संभवतः हमको लगता है मंगलवार से बिट्टू सर का दर्शन जो है आपको हो जाएगा। कल तो मेरा ही बैच है, मंगलवार से जो है आपके बैच में बिट्टू सर आएंगे। मैथ वाले सर आ गए हैं? आ गए हैं, भेज दीजिए। हाँ जी, ऑनलाइन, ऑनलाइन नहीं है वर्ल्ड ज्योग्राफी। अच्छा ठीक है, करवा देते हैं। हाँ, बिहार हिस्ट्री